नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज डिजिटल भारत समाचार पर मौजूद हैं प्रदेश की बड़ी हस्ती और खास मेहमान के तौर पर उनकी पहचान कराऊं मैं देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के उनके ही संसदीय क्षेत्र पर ताल ठोकने वाले, जी हाँ आपने सही पहचाना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद है हमारे साथ। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। और सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आपने जब बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपका टिकट हुआ, तब आपको क्या लगा कि आप जीत पाएंगे या इतना बेहतर चुनाव लड़ पाएंगे या इतनी बड़ी चुनौती आप दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है संजय जी कि हम सब लोग जनता के बीच के हैं और हमेशा काशी के लोगों के बीच में रहते हैं। हम केवल चुनाव लड़ने के लिए काशी में नहीं आते। काशी हमारी भूमि है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और हम सब लोग 24 घंटे सातों दिन वहाँ पर जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं और जनता के सुख दुख के साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं। मोदी जी केवल चुनाव के समय बड़ी बड़ी बात करना और लोगों को केवल भ्रमित करना, उन्होंने वही काम किया। तो मुझे शुरू से विश्वास था कि निश्चित तौर से इस बार की जो लड़ाई होगी वो निर्णायक लड़ाई होगी। मुख्य कारण उसका ये है कि जो अभी मैं 14 भी लड़ा मोदी जी से, 19 भी लड़ा, तो उसमें मेरी लड़ाई कभी आमने सामने नहीं हुई। उसका मुख्य कारण था कि सपा और बसपा गठबंधन में थे 19 के चुनाव में, तो उनको लगा, वहाँ के लोगों को लगा कि नहीं ये मेन लड़ाई लड़ लेंगे। फिर मैं कांग्रेस से था और 1,52,000 वोट पाया था पिछली बार भी जब अकेले लड़ा था, फिर भी वहाँ पर मैं तीसरे पे था। वही हाल 14 में भी हुआ। इस बार का जो चुनाव हुआ है वो लगा कि आमने सामने का चुनाव है, ये जनता का पूरा सहयोग समर्थन मिला और 4,60,000 से ऊपर में वोट मिला है। लंबा समय है, लेकिन सवाल मैं बहुत पहले पूछ ले रहा हूँ, क्या दोबारा फिर रहेंगे संसदीय क्षेत्र में, उनके चुनाव लड़ेंगे? मैं या मोदी जी? आप? मेरा तो घर है भाई, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो उन बाबा की नगरी में हम कहाँ जाएंगे छोड़कर। हम तो निश्चित तौर से मैदान में लड़ने वाले लोग हैं। तो हो सकता है मोदी जी मैदान छोड़कर इस बार निकल जाएं, क्योंकि स्थिति हारते हारते पिछले आगे 6 राउंड पीछे रहे हैं। इस बार उनको पसीने फेंक दिया, उन्होंने पसीने निकल गए। इस बार की स्थिति दूसरी है। इस बार हमारा तो घर है, हमारा तो परिवार है, उसी मिट्टी में पैदा हुए, उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। माँ गंगा के पुत्र हम लोग हैं, दिखावटी पुत्र नहीं हैं। तो डंके की चोट पर खड़े हैं, डंके की चोट पर लड़ेंगे। अगला सवाल मेरा ये कि 1 साल आपके अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरे हुए हैं, संगठन का जो विस्तार आप चाह रहे थे उतना कितना जमीन तक पहुंचा? आगे की क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं, क्योंकि 27 का लक्ष्य कांग्रेस ने यूपी में रखा है और उपचुनाव भी नजदीक है। देखिए, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, 1 साल हुआ मुझे, लगातार हम लोग सड़क उतर कर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का परिणाम आपके सामने है। 6 सीट जीते हम, उसके अलावा जो भी सीट हम हारे हैं उसमें हमारा वोट का प्रतिशत काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और बहुत सीटें तो हमें ज़बरदस्ती हराई है सरकार ने। और मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि हमारा कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर के काम कर रहा है। जहाँ पर कुछ हमारी कमियां हैं, जहाँ पर कुछ हमें लगता है कि नहीं या कुछ हमें बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, उस पर भी हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी हम जल्द से जल्द उसको भी परिवर्तन करके अपनी पार्टी को जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त कर देंगे। मैंने देखा पिछले दिनों सुल्तानपुर में एक घटना हुई, दिन दहाड़े डकैती हुई, इसके बाद जो अपराधी पकड़े गए उनपे एक इनकाउंटर भी हुआ जी। खासतौर पर उस मुद्दे को लेकर के आपने काफ़ी लड़ाई तेज की, सरकार पर कई आरोप भी लगाए। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, जो घटनाएं आज घट रही हैं, सुल्तानपुर की घटना हो, चाहे वो अन्य जनपदों में जो घटनाएं घट रही हैं, तमाम हत्याएं, रेप, मर्डर हो रहे हैं। सुल्तानपुर की घटना 12 बजे दिन की घटना है। बगल में एसएसपी का ऑफिस है, बगल में थाना है और जिस जगह पे वो दुकान थी, मैं भी वहाँ पर भी गया था। इतना कंजेस्टेड एरिया है कि वहाँ से कोई निकल के भाग नहीं सकता डकैती डाल के। और कैसे निकल गए, ये सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है। और उसके बाद जिस तरीके से उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरीके से एक मंगेश यादव को जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर किया है, वो पूरी तरीके से, जहाँ तक वहाँ तक जो उनके पिताजी और परिवार के लोगों ने बताया कि घर से उठा के ले गए, 2 दिन रखा और उसको मारा। पूरी तरीके से ये इनकाउंटर फेक इन्होंने दिखाया है। और जो आज परिस्थितियाँ गाँव में, अकेला उसका बाप, बेटे का बाप गाड़ी चलाता है, गुजरात के अंकलेश्वर में गाड़ी चलाता है, वो ट्रक की ड्राइवर है वो। तो जिसका बेटा डकैती करेगा, डकैत होगा, उसका बाप ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। ये सबसे बड़ी बातें हैं कि भाई जो चीज़ें और मतलब उस तरीके की चीज़ें उसको ले आकर आपने मार डाला,
मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की तत्काल जांच करावें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कैसे है सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपने पत्र लिख दिया राज्यपाल को, लेकिन सरकार दावा करती है कि विपक्ष खास करके कांग्रेस, आप वहां पे गए भी कि जो भी सरकारी कार्रवाई होती है तो जाति आप ढूंढते हैं। उन्होंने आंकड़े दिए, 67 मुस्लिम, 18 क्षत्रिय, ऐसे कई आंकड़े दिए इनकाउंटर आंकड़े के। देने की जरूरत नहीं है, मैं जात के आधार पर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो वहाँ की वस्तु स्थिति है उस पर बात कर रहा हूँ कि जो स्थितियाँ वहाँ की बनी हैं, गांव के लोगों से पूछ लें, परिवार के लोगों से पूछ, जो गांव का व्यक्ति वो तो झूठ नहीं ना बोलेगा। गांव में तमाम तरीके से आपस में राइवलरियाँ होती हैं, पट्टीदारी जिसको बोलते हैं ना, पट्टीदारी होती है। आप किसी उनके पट्टीदार से आप पूछ लीजिए, बता देगा आपको कि सही बात है या लड़का गलत है, सब पता चले। अब तो गाँव में गए, उसका घर कच्चा घर है, छज्जे का घर है, वो प्लास्टिक की शीट डाल के लोग रह रहे हैं। ये डकैती डालने वाला डकैत तो प्लास्टिक की शीट पड़ेगी उसके घर पे। आप सोचिए, उसके घर में एक छोटी सी साइकिल रखी हुई है। तो मैं जात के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, ये जो स्थितियाँ हैं उस पर बोल रहा हूँ। जात के आधार पर आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने वहाँ मंगेश यादव की हत्या कराई, उसी तरीके से एक विनोद उपाध्याय गोरखपुर में भी, वो भी योगी जी अपना उसको दुश्मन मानते थे, उसको भी हत्या कराई, एसटीएफ ने उसको भी मारा। ये पूरी तरीके से अपने लोगों के, जो भी इनके लोग खिलाफ खड़े होंगे उनको ये समाप्त करने पर लगे हैं। मैं जात के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, स्थितियाँ जो बनी हैं उन परिस्थितियों के अनुसार ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार ये पूरी तरीके से अपने विरोधियों को शांत कराने में, उनको मरवाने में विश्वास रखती है। अच्छा, आपने पहली लोकसभा का चुनाव लास्ट में हुआ, आपने पहली बार देखा होगा कि आरएसएस और बीजेपी की आपसी लड़ाई मंचों तक आ गई थी, लेकिन अब इस बीच देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से उनका पैचअप देखने को मिल रहा है। इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो तो डर की वजह से पैचअप लोग कर रहे हैं, डर गए ना कि सब, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे आरएसएस के लोग हैं, सब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तमाम इन लोगों ने इतने गलत नियुक्तियां की हैं, तमाम इस तरीके से फर्जी काम किए हैं, तमाम जो है पूरा गुजरात का व्यक्ति आके काम कर रहा है। सारे प्रदेश के अंदर ठेके कौन कर रहा है? गुजरात का आदमी कर रहा है। सारा काम, जितने भी काम स्मार्ट सिटी से लेकर जितने भी काम है सब गुजरात के लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी के लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, बड़े से बड़ा ठेकेदार यूपी का पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। सारा काम गुजरात के लोग लेते हैं, सारे पैसे कमीशन ले उसमें से अपना निकाल कर पेटी कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप में हमारे लोगों को देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ये बर्दाश्त कितने दिन तक करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो आज ये चीज़ें चल रही हैं, जो आज ये संघ और बीजेपी की बात आपने कहा, ये डर और भय की वजह से एक दिख रहे हैं। अंदर में बहुत झगड़े हैं, आपस में जबरदस्त मतभेद नहीं, आपस में मनभेद है इनका। अभी केवल दबाव और डर के कारण, कि ऐसा तो नहीं कि कल एक जेल जाएगा तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर बैठा रहेगा, संघ के लोग बैठे रहेंगे, इस सनाते डर कर एक हो गए। राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं, उनके बयानों को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप लगाती है कि उनके बयान देश विरोधी होते हैं। और अभी भी आरोप लेटेस्ट के बयानों पर लगा रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं उन्हें? राहुल जी ने कोई भी ऐसा बयान ही नहीं दिया। राहुल जी ने जो भी कहा सही कहा, और फैक्ट का जो फैक्ट है उसको उन्होंने कहा। जो फैक्ट बात को अगर इनको बुरा लगता है, मोदी जी विदेश जाते हैं तो 70 साल पुरानी बात बोलते हैं, नेहरू जी के समय की बात बोलते हैं, इंदिरा जी के समय की बात बोलते हैं, राजीव जी के समय की बात बोलते हैं। राहुल जी तो वर्तमान की स्थिति पर बोल रहे हैं और सही बात बोल रहे हैं। जो भी बात बोली उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली है। वो इनको बुरा लगता है, अब इनके अनुसार इनकी बड़ाई करें। मैं समझता हूँ राहुल जी सच्चे और ईमानदार आदमी है, सही और ईमानदारी से अपनी बात को बोल रहे हैं। जैसे बयान आया उसके बाद बीएसपी प्रमुख ने भी ट्वीट किया, खास करके आरक्षण का आरोप कांग्रेस के ऊपर उन्होंने लगाया कि सरकार पे रहते हैं तो आरक्षण पे ध्यान नहीं देते। तो ये आरोप को किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित तौर से ये बेबुनियाद आरोप है। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से उनका अंदर खाने में पैचअप है, और उस अनुसार जो वहाँ से स्क्रिप्ट आता है उस हिसाब से वो बोलती हैं। तो आपने बड़ा प्रयास किया, कांग्रेस ने प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल हों। उपचुनाव में उन्होंने जो है अकेले ऐलान करके रखा है। क्या भविष्य में भी प्रयास किया जाएगा उन्हें जोड़ने का? अब ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अभी जो वर्तमान की स्थिति है इसमें हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, जीतेंगे और 10 की 10 उपचुनाव भी जीतेंगे। विनेश फोगाट ने आप लोगों ने कांग्रेस में शामिल किया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद ने उनके खिलाफ एक बार फिर से मोहरा, ये कहा जा सकता है कि जंगे ऐलान कर दिया है। किस तरीके से उनको बचाव करेंगे? नहीं बचाव, विनेश फोगाट हिंदुस्तान की हमारे धरोहर है, वो हिंदुस्तान की हमारे लिए सम्मान का विषय है। वो जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर से वो बिटिया चुनाव भी जीतेगी और
एक संदेश पूरे देश के अंदर कि जो भी प्रताड़ित जो खिलाड़ी को अब समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, राहुल गांधी उसके साथ खड़े हैं। तो राहुल जी के साथ आप खड़े। 69,000 शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आपसे भी समर्थन मांगने आए, सरकार के व्यास भी समर्थन मांगने गए, लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे आता है, उसके बाद उनका भविष्य अधर पे है। कांग्रेस उनके साथ किस तरीके से खड़ी नजर आएगी? नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी पूरी मदद करेंगे। जहां भी वो हमसे मदद चाहेंगे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। पिछले दिनों सीएम के कई बयान आपने देखे होंगे, सदन से लेकर के और तमाम मंचों तक, कि साधु और संत किसी जो है सरकार के दबाव में नहीं रहते, किसी सरकार के गुलाम नहीं हो सकते। इन बयानों को क्या देखते हैं? लगता है क्या विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है दिल्ली और उत्तर प्रदेश का? अभी आपने कहा ना कि संघ और बीजेपी में आपसी पैचअप हो गया, ये आप देखिए जिस तरीके की भाषा बोल रही है, और खुद योगी जी ने बोला है। तो साधु संत तो निश्चित तौर से, साधु संत तो सब पूरी तरीके से सत्ता के कभी साथ रहा है नहीं, तो सत्ता को संचालित करता है। चाहे किसी भी उस समय में आप देख लेंगे, सत्ता को हमेशा संचालन का काम करने का काम करता है साधु संत समाज। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक संत ने आज राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री पद संभाला है, और सबसे बड़े वो पीठाधीश्वर हैं। पर वो आप देखेंगे उनका जो सबसे बड़ा जो उनका काम होता है कि वो लोगों से, आज इतने बड़े पीठ के पीठाधीश्वर होकर भी झूठ बोलते हैं। उनको कम से कम अपने पद का, अपनी जो उनके जो गरिमा है उसका ध्यान रखना चाहिए, और निश्चित तौर से जो चीज़ें सही बात है उसको बोलना चाहिए। आप बनारस में देख लीजिए, मोदी जी जब आएंगे तो 2 दिन पहले योगी पहुंच जाते हैं बनारस। जाते हैं नहीं जाते हैं, 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, व्यवस्था देखकर जब फिट हो जाता है तब योगी जी, मोदी जी वहाँ से आते हैं। इसका मतलब आगे पीछे तो आप ही घूम रहे हैं। ये साबित होता है कि आप आगे पीछे, योगी जी, मोदी जी गाड़ी से चलेंगे, आप पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं उनके। इसका मतलब कि आप संत जो आपकी जो संत समाज की जो अब इतनी बड़ी मर्यादा है उसको गिराने का आप काम कर रहे हैं। अच्छा, बंगाल में जिस तरीके से एक डॉक्टर के साथ घटना हुई, उस घटना को लेकर के पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन करती है, आपने देखा, लेकिन यूपी के कानून व्यवस्था को कांग्रेस, खास करके अजय राय जी, कैसे देखते हैं? बनारस में आपने प्रदर्शन भी किया, उसको लेकर के सवाल भी उठाया था। नहीं, अभी देखिए, हम ये पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बंगाल के अंदर जो घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और पर यूपी के अंदर भी आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति। बच्चियों के साथ आप लोगों के किस तरीके से रेप हो रहा है, सारी चीज़ें, तो हम इस पर तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्द पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पे हम पूरी सरकार को पूरे प्रदेश में घेरने जा रहे हैं। अगला सवाल मेरा जब कानून व्यवस्था पर ही उठ रहा है, तो सरकार, क्योंकि वर्तमान सरकार के अगर दूसरे कार्यकाल को देखें, आप लगातार देख रहे हैं, शिक्षा पे कितना विश्वास आपको है, स्वास्थ्य पे कितना विश्वास है, रोजगार पे कितना विश्वास रख रही है कांग्रेस? इस सारी चीज़ों को देखा जाए, अगर बात करें तो युवाओं को कितना, जितना दावा है उतना कितना रोजगार मिल पा रहा है? क्योंकि लगातार उन्हें जो ज्वाइनिंग लेटर हैं सरकार के द्वारा बांटे जा रहे हैं। नहीं, अब 69,000 शिक्षक आपके सामने हैं। 69,000 शिक्षक नौजवानी है ना, बूढ़े तो है नहीं। 69,000 शिक्षकों का मामला आपके सामने चल रहा है, गली गली उनको घुमा रहे हैं। कभी वो मुख्यमंत्री का घर का घेराव करने के लिए तैयारी करते हैं, कभी डिप्टी सीएम का घर घेरते हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष का घेरते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल का घेरते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर का घेरते हैं, कभी मौर्य का घर घेर, केशव मौर्य का घर घेरते हैं। पर मिला क्या? बेचारों को घुमा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या 69,000 जो शिक्षक हैं गली गली घूम रहे हैं। दूसरा, रोजगार आप ही बता दीजिए, कोई नई इंडस्ट्री लगी हो? इतना इन्वेस्टर्स मीट किया इन्होंने, इतनी इन्वेस्टर्स मीट हुई, कितने पैसे लगे, कितनी फैक्ट्रियां लगी? इसका सफेद व्हाइट पेपर जारी करें सरकार, श्वेत पत्र जारी करे जनता के, इतने इन्वेस्टर्स मीट हुए, सरकार का इतना पैसा खर्चा हुआ उनको लाने में, इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगे, वो पैसे का कोई भी कहीं पर इन्वेस्टर्स मीट की कहीं पर भी कोई व्यवस्था की गई हो, कहीं फैक्ट्री लगी हो, कारखाने लगे हो? महिलाओं को आप देख लीजिए, कहीं रोजगार दिए, अस्पताल के अंदर दवा नहीं है, रेबीज नहीं है। और आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सारी छात्रवृत्ति बंद कर दी इन्होंने, सारी स्कॉलरशिप बंद हो गई। बच्चे कुछ दिन में देखिएगा पढ़ना छोड़ देंगे, सारी स्कॉलरशिप बंद कर दिया। गरीब बच्चे जो टैलेंट थे, मेधावी थे, पैसा नहीं था, पढ़ते थे, स्कॉलरशिप पे बंद कर दिए। बच्चों का भविष्य अपने अंधकार कर दिया। हॉस्पिटल्स के अंदर सारी चीजें खराब हैं। एम्बुलेंस के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि एक एक जगह से रोज 30-30, 40-40 कॉल्स जाते हैं और एम्बुलेंस का फर्जी बिलिंग हो रही है। जो 108 की चलती है ना, ये उसकी पूरी तरीके से फर्जी बिलिंग हो रही है। ये जानकारियां आ रही हैं। इसका मतलब कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है।
एक अगला सवाल, लेटरल एंट्री को लेकर के केंद्र सरकार के इस पूरे कानून पर आपने सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ये तो कांग्रेस ही लेकर के आ रही थी और हम तो उन्हीं की पुनरावृत्ति को दोहरा रहे हैं। नकल करके कितने दिन चलेंगे? आपकी भी तो अपनी सोच होनी चाहिए, दूसरे की बात करना। कांग्रेस ने लेकर आ रही थी, कांग्रेस ने उसको लागू तो नहीं किया था ना। लागू कौन किया? लागू जो करेगा उसके ऊपर चीजें उंगली उठेगी। कांग्रेस के ऊपर केवल पुरानी बात कह देने से, पुरानी 70 साल पहले नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं। अभी आपने देखा ना, वंदे भारत ट्रेन जो है बनारस जा रही थी, इंजन फेल हो गया, उनकी ट्रेन को खींच के कौन सा इंजन ले गया? वही कांग्रेस वाला पुराना इंजन, इलेक्ट्रिक वाला इंजन को खींच कर ले गया। तो ये सब चीजें हैं। कांग्रेस ने जो किया वो दमदारी ईमानदारी के साथ काम किया, दिखावटी नहीं किया। केवल ये दिखावटी सारी चीजें चल रही हैं। और जो कांग्रेस ने जो सोचा था वो आप लेकर आ रहे हो, उसका मतलब आपकी सोच नहीं है, आपका काम करने का ढंग तरीका नहीं है। जो कांग्रेस ने दिखाया उसी रास्ते पे चल रहे हो आप। मेरा अगला सवाल और अंतिम सवाल मेरा, कि आप बनारस से आते हैं, बनारस के दावे सरकार के तो ये हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से बनारस को बदल दिया है। एक अध्यक्ष के नाते नहीं, एक आम नागरिक के नाते बदलाव कितना बनारस में आप देख रहे हैं? नहीं, आप देख सकते हैं बनारस की ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर है। आप लोग गए होंगे चुनाव में, आपने देखा होगा, आंख से देखा होगा मोदी के चुनाव में। शहर के अंदर गंगा मैया के अंदर आज भी 18 नाले गिर रहे हैं। 18 नाले गंगा जी में आज भी गिर रहे हैं, जिसको मैंने पूरे चैनल्स के सामने दिखाया। जो 80 नदी, जिसके नाम से 80 नदी जानी जाती थी, उसको नाला इन्होंने बना दिया। सारे गंदे पानी गिर रहा है 80 के आगे। आप देख सकते हैं नगवा जो कहा जाता है, पूरा गंगा जी आज भी वही गंदी हाल में। गंदगी पूरी तरीके से, गंगा मैया हम गंगा जी के पुत्र बन के आए थे। सफाई व्यवस्था आज भी पूरी तरीके से, एक गांव रमना है, बीएचयू के पीछे, आप पता लगा लीजिएगा, पूरे कूड़े का अंबार लगा दिया है ले आके। वहाँ रमना के अंदर बड़ा गांव है, वहाँ पटेल समाज का पूरा अंबार लगा दिया, कूड़ा से पाट दिया रमना। मैं रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, गांव का नाम ले रहा हूँ आपके सामने, पता लगा लें। पूरे का कूड़ा का अंबार लग गया। शहर के अंदर कोई नई कारखाने, नई फैक्ट्री एक भी नहीं लगी। एक अमूल का दावा करते हैं, वो अमूल मेरी विधानसभा जब विधायक था 2016 में उसकी रजिस्ट्री हुई थी बनासकाठा सोसाइटी के नाम से। वो उस समय वहाँ किसान कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट, इसलिए मामला पेंडिंग में था, और वो सरकार ने वहाँ बनाकर अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि ये मैंने बनाया। ये उस समय अमूल की 3 फैक्ट्रियां आई थी यूपी में, एक लखनऊ में चकगंजरिया जो आपके बगल में है, दूसरा फतेहपुर, तीसरा बनारस में। 16 की बात है ये। और मोदी जी कहते कि मैं लेकर आया, एक भी कारखाना नहीं लगा बनारस में। डीएलडब्ल्यू पूरा निगमकरण कर दिया, जो सरकारी था उसको भी निगमीकरण करके बेच दिया। कई कारखाने नहीं लगे, रोजगार नहीं मिला, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं मिली, एक कॉलेज नहीं नया बना, एक सेंट्रल स्कूल नहीं बना। तो कौन सा काम किया? एक अस्पताल नहीं बना। केवल और केवल जो भी अस्पताल बनाए इन्होंने टाटा के बनाए, वो भी बीएचयू की जमीन लीज पर दे दिया। गरीब आदमियों के लिए कहा कि इस पे इनको मिलेगी सुविधा, कोई इस गरीब को सुविधा नहीं मिलती। रेलवे का हॉस्पिटल था कैंट पर, उसको भी लीज पर दे दिया टाटा को, उसमें भी गरीबों की सारी सुविधाएं बंद हो गई। बनारस के अंदर एक इन्होंने टीएफसी सेंटर बनाया है, अभी वहां पर आरएसएस की, अभी वहां पर संघ की मीटिंग हुई थी। एक इन्होंने रुद्राक्ष सेंटर बनाया, रुद्राक्ष में केवल बीजेपी आरएसएस की मीटिंग होती है, उसका किराया 6 लाख रुपया है। बनारस साधारण लोगों का शहर है, वो मस्त लोगों का शहर है। बाबा विश्वनाथ का सर 6 लाख रुपए केवल बुकिंग के लिए है। तो गरीब आदमी परेशान है। कोई भी क्षेत्र में काम कर ले, जाम की स्थिति वही है, सफाई वही, गंगा मैया की स्थिति वही है। और कॉरिडोर के अंदर बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर तोड़ डाले इन्होंने, पूरे मंदिर, सरस्वती फाटक माँ सरस्वती का मंदिर तोड़ दिया, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हट गया, ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर हट गया। सबसे बड़ी बात, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास था, 3 का, अब उसमें केवल 2 बचा है। जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा आपके प्रयाग में संगम नगरी किले के अंदर एक दूसरा वहां बचा। तीसरा जो सबसे पुराना अक्षय वट वृक्ष था, वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में, उसको आरी से काट के गिरा दिया इन लोगों ने। हजारों साल बताते हैं लोग, जानकार लोग, कि बाबा विश्वनाथ के आने के पहले से वो अक्षय वट वृक्ष वहां पर विराजमान था, जिसकी पूजा लगातार अर्चना होती थी, उसको आरी से काट के गिरा दिया इन लोगों ने, विकास के नाम पर। ये विकास नहीं, ये विनाश है। बस चलते चलते एक सवाल और कौन गया कि उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने मंत्रियों की फौज उतार दी है। इंडिया गठबंधन साथ में रहेगा और खास करके धार्मिक नगरी अयोध्या पर विशेष फोकस, कटहरी की बात करें या ऐसी जगह पे जहां पर इंडिया गठबंधन का अपना फोकस है, कैसे लड़ेंगे? और क्योंकि एक बड़ी फौज आपके सामने है।
कि ऐसा है, बनारस में मोदी जी के लिए भी पूरी फौज उतरी थी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर उतर गए थे, 12-12 सीएम उतर गए थे, डिप्टी सीएम गली गली घूम रहे थे, 8-8 राज्यपाल से भी चुनाव प्रचार कराया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के गली गली घूम रहे थे। उसके बाद स्थिति आप देख लीजिए, कितनी भी फौज उतार दें, जनता से बड़ी फौज किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी को पदच्युत करना, हटाना, और ये उपचुनाव में 10 की 10 ये इंडिया गठबंधन डंके की चोट पर जीतेगा। शुक्रिया हमको समय देने के लिए, भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और आपसे लगातार हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, जिन्होंने पूरी बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब भी दिए और दावा किया कि जिस बनारस पे बीजेपी दावा करती है कि वहां काया पलट कर दी गई है, खास वहां कैमरे आकर के उनकी व्यवस्था को देखें तो शायद कैमरे भी चौंध खा जाएंगे।